Welcome to my YouTube channel. My name is Ravish Tiwari. I am going to explain about the animal tissue of 11th topic NEET biology. As word indicates, जैसे कि word indicate कर रहा है histology, that branch of biology in which we study about the microanatomy of cells, tissue and organs with the help of microscope. It is also known as microanatomy. टिश्यू जो वर्ड है ये कलेक्शन ऑफ सेल्स को कहा जाता है. कलेक्शन होने के पहले सेल का डिवीजन होना चाहिए, सेल का एग्रीगेशन होना चाहिए, सेल्स में डिफरेंशिएशन जैसे कंपोनेंट होने चाहिए. तो एक पॉइंट आता है कि इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक वर्ड आया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. सेल के बाहर कुछ मटेरियल्स निकलते हैं सेल्स के द्वारा. ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में, जोड़ने में और इंटरैक्ट करने में मदद करते हैं. It is a grouping of one or more types of cells in the extracellular matrix, specialized to perform one or more specific function. यही कहलाता है टिश्यू. प्रश्न ये उठता है, ये सामने एक बात आ जाती है कि जब सेल एक दूसरे के करीब आते हैं तो कैसे पता चल जाता है कि ये वही टिश्यू बनने वाला है या वही फंक्शन परफॉर्म करने वाला है. तो यहाँ कुछ मॉलिक्यूलर चेंज, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होते हैं, जेनेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ नए प्रोटीन्स बनते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल को पहचानने में मदद करते हैं कि आप मेरे ही परिवार के हैं, आप मेरे पास आइए, हम दोनों इंटरैक्ट करेंगे, तब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. प्रश्न ये उठता है कि ये सिग्नल देता कौन है, किसकी वजह से ये सिग्नलिंग शुरू हुई. तो जब सेलुलर इंटरैक्शन होता है, जब सेल्स आमने सामने आते हैं तो टिश्यू डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स निकलते हैं और कहिए इनडायरेक्टली इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टिश्यू फैक्टर निकलते हैं. ये टिश्यू फैक्टर सेल को स्टिमुलेट करता है और उसके जेनेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के बाद जीन को एक्सप्रेस करता है और कई प्रोटीन्स बनते हैं जो सेल को स्पेसिफिक फिनोटाइप प्रोवाइड करा देते हैं. उस फिनोटाइप को प्रोवाइड कराने के बाद दैट फिनोटाइप विल बी इंपार्टेड बाय साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन किसी भी सेल के आर्किटेक्चर, मॉर्फोलॉजी उसको मेंटेन करने के लिए काफी होता है. इसके अलावे एक सेल को दूसरे सेल के करीब लाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एडिशनल मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है जो उसके सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं. इट इज अगेन ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. तो टिश्यू डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक तरफ जो एग्रीगेटेड सेल्स को टिश्यू बनने के लिए प्रेरित करते हैं, इस क्रम में वो जीन को स्टिमुलेट करते हैं. जीन को स्टिमुलेट करने के बाद कई प्रोटीन्स को सरफेस पर एक्सप्रेस करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप जरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के पास आइए, आप इंटरैक्ट कीजिए. इंटरैक्ट करने के बाद हम आपको एक स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड कराएंगे, स्ट्रक्चर जिसको हम आप टिश्यू का नाम संज्ञा दे सकते हैं और वो फिर मिलकर के एक फंक्शन परफॉर्म करेगा जिसके साथ हम लोग नाम दे देते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेल्स जो पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करे उसको हम टिश्यू का नाम दे देते हैं. तब यहाँ कैसे वो सिग्नलिंग आया, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ये सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स अगर हम लोग ये देख रहे हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स. ये ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स निकालता है. डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, DF स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सेल के जेनेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स जेनेटिक सिस्टम. ये स्टिमुलेट करने के बाद जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है. कई प्रोटीन्स बनते हैं, सेलुलर शेप डिसाइड होता है, प्रोटीन की मदद से एक सेल दूसरे सेल के करीब आते हैं और इस तरीके से कलेक्शन ऑफ सेल्स आफ्टर डिफरेंशिएशन एक फंक्शन के लिए तैयार हो जाता है जिसको एक नाम आप दे देते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू. ये जो इंटरैक्शन हो रहा है ये तो हो गया कि सेल का शेप बना, सेल के प्रोटीन बने, इंटरैक्शन हुआ, जेनेटिक एक्सप्रेशन हुए और इस तरीके से मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन एस्टैब्लिश हुआ और एक टिश्यू के बनने का रास्ता साफ हो गया.
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस इंटरेक्शन में एक अनदर कंपोनेंट की भूमिका होती है टू होल्ड सेल्स टुगेदर। तो इस कंपोनेंट का नाम है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है एक्चुअली इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम्स और कोलेजन। कोलेजन हमारे एनिमल किंगडम में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है जो ट्रिपल हेलिक्स का बना हुआ होता है और इट इज स्टेबलाइज्ड बाय कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग ड्यू टू लाइसिल ऑक्सीडेज एंजाइम। ये जो कोलेजन मॉलिक्यूल है बहुत ही एबंडेंट प्रोटीन है और एक सेल को एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने में बहुत ही मदद करता है। अब प्रश्न उठता है कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स आता कैसे है, बनता कैसे है। इसके बनने में सेल का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। सेल के अंदर ये बनते हैं, बनने के बाद सेल के बाहर आते हैं, आने के बाद इनका कुछ मॉडिफिकेशंस होता है। मॉडिफिकेशन के बाद ये सेल को होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद टिश्यू का रास्ता साफ होता है। नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय लेक्चर द टॉपिक विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन अनदर बोर्ड। In continuation of my topic, just I am going to explain about the formation of extracellular component to hold cells together। ऐसा क्या होता है जिसके वजह से एक सेल दूसरे सेल के करीब आता है, सेल के अटैचमेंट्स के रास्ते साफ हो जाते हैं। सबसे पहले सेल के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट बन जाते हैं, उसका नाम है ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकेन्स। ये इस ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकेन्स में ये एक्चुअली म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जिसमें कई मॉलिक्यूल आते हैं, हिपैरन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हिपैरन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, कॉन्ड्रोवाइटिन सल्फेट। ये सभी जो हैं ये ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकेन्स के तहत होते हैं, बनते हैं सेल के अंदर और बनने के बाद ये बाहर आते हैं, प्रोटीन से एसोसिएट हो जाते हैं। जब ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकेन्स प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाएं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को प्रोटियोग्लाइकेन्स का नाम दिया जाता है। इस प्रोटियोग्लाइकेन्स पर नेगेटिव चार्ज होते हैं जो सोडियम को अट्रैक्ट करके वाटर को ऑस्मोसिस के द्वारा सेल के काफी करीब ला देता है, यानी सेल के इन्वायरमेंट को हाइड्रेट कर देता है इन टिश्यू इन्वायरमेंट। टिश्यू में जो भी सेल्स होते हैं उनके बीच में वाटर का अवेलेबिलिटी होता है। इट इज ओनली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स मॉलिक्यूल और ये प्रोटियोग्लाइकेन्स फॉर्म करता है ग्लाइकोजेमाइनोग्लाइकेन्स और प्रोटीन के एसोसिएशन से। और जैसे ही सोडियम इसके करीब आता है वाटर का अट्रैक्शन इसके तरफ बढ़ता है बाय ऑस्मोसिस और इस तरह से वाटर की अवेलेबिलिटी टिश्यू के अंदर सेल के बीच में बढ़ जाते हैं। ऐसे बनने के बाद ये जो वाटर अवेलेबल हो जाता है वो वाटर को कुछ हद तक हाइलुरोनिक एसिड अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हाइलुरोनिक एसिड तब वो कन्वर्ट हो जाता है हाइलुरोनाइन जेल में। ये जेल एक सेल में अगर टर्गर प्रेशर डेवलप कर जाए तो इस टर्गर प्रेशर से दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी यहाँ हाइलुरोनाइन जेल भी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का कंपोनेंट है जो टर्गर प्रेशर के डेवलप होने के बाद सेलुलर कॉम्प्रेशन से बचाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। हाइलुरोनिक एसिड इन्वॉल्व इन हीलिंग प्रोसेस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एज वेल एज ट्यूमरोजेनेसिस, ट्यूमर के फॉर्मेशन में भी इसकी भूमिका होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एनिमल टिश्यू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ this is the end of my class. Please like and subscribe my channel and press bell icon. And I'm going to explain and the next topic will be explained on later day, and especially the topic will be animal tissue.